स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छोटनपुर में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज एलएलबी व बीए पाठ्यक्रम में जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंतर्गत नेचुरल लॉ पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज का मेरा टॉपिक प्राकृतिक विधि का क्या अर्थ होता है इस पर होगा। आज मैं आपको प्राकृतिक विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक विधि की वह प्रणाली है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक कानून का अर्थ मानव की प्रकृति के विश्लेषण के लिए तर्क का सहारा लेते हुए इसमें नैतिक व्यवहार संबंधी बाध्यकारी नियम उत्पन्न करना होता है। इसी को हम प्राकृतिक विधि बोलते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विधि सदैव एक जैसी रहती है, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राकृतिक विधि सभी विधियों से ऊपर मानी गई है क्योंकि प्रकृति के द्वारा घटित होने वाले जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सभी प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक विधि का अर्थ विधि शास्त्र में प्राकृतिक विधि पद का अभिप्राय उन नियमों और सिद्धांतों से है जो किसी सर्वोपरि स्रोत से भिन्न होते हैं, जो उससे निकलकर अपने आप में किसी नियम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक विधि में नियम मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप है। मनुष्य में एक स्वाभाविक और आरंभिक प्रवृत्ति अच्छाई करने की होती है, जैसा कि सभी पदार्थों में होता है। प्रत्येक पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार अपना प्रतिरक्षण या अपना परिरक्षण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रवृत्ति की अनुरूपता में प्राकृतिक विधि में यह सब कुछ आता है जो मानव जीवन के परिरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है और जो इसके नष्ट होने के प्रतिकूल होता है। दूसरे शब्दों में एक अन्य सहज प्रवृत्ति उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप एक निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने की होती है, जो पशुओं में भी होती है। इस प्रवृत्ति के कारण में प्राकृतिक विधि में सब महज प्रवृत्तियां आती हैं, जिसे प्राकृतिक विधि ने सभी पशुओं को प्रकट कर रखा है। जैसा कि मनुष्य इस संसार में पैदा होता है, उसके इस संसार में सभी कार्य पूरे होते हैं, शादी होती है, उसके बाद उसके यहाँ पर बच्चे होते हैं, तो ये सब कुछ उसकी प्रकृति के आधार पर ही निर्भर करता है। मनुष्य को अज्ञान से प्राकृतिक विधि के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्ति से संबंधित सारे कार्य आते हैं। नामतः मनुष्य को अज्ञान का निवारण करना चाहिए और उसे किसी मनुष्य को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, जिसके साथ उन्हें अपने को समान प्रकृति के कार्यों में साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे प्रकृति में रहते हुए अपने व्यवहार का परिचय देते हुए सभी लोगों का साथ भी देना चाहिए। निरपेक्ष न्याय से तात्पर्य ये सिद्धांत यद्यपि विभिन्न प्रकृति के हैं और परस्पर विरोधी आदर्शों का समर्थन करते हैं, किंतु इस सामान्य आधार पर चलते हैं कि इन नियमों का स्रोत कोई सांसारिक सत्ता नहीं है। कुछ का कथन है कि ये नियम ईश्वर प्रदत्त होते हैं, कुछ प्रकृति को उनका स्रोत बताते हैं और अन्य कहते हैं कि वे युक्ति अर्थात युक्ति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन नियमों को विधि शास्त्रियों ने अपने स्रोत के आधार पर विभिन्न नाम दिए, जैसे डिवाइन लॉ, मोरल लॉ,
लॉ ऑफ नेचर, नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ गॉड आदि से हम इनको जानते हैं। और विद्यात्मक विधि के श्रेष्ठतर नियमों के लिए एक इनमें अपील भी रखी जाती है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विधि ने बहुविध प्रयोजनों की पूर्ति की। हम कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों का प्रयोग बहुविध प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया गया। इसका प्रयोग विद्यमान सत्ताधिकारी का समर्थन करने के लिए और उसके विरुद्ध क्रांति कराने के लिए भी किया गया। प्राकृतिक विधि ने व्यवहारिक परिवर्तन किए। इस प्रकार से हमें पता चलता है प्राकृतिक विधि के नाम पर समय समय पर भिन्न भिन्न सिद्धांतों और आदर्शों को प्रस्तुत किया गया। तथापि यह धारणा नहीं की जानी चाहिए कि प्राकृतिक विधि विधि शास्त्रियों के बीच केवल सैद्धांतिक विवेचनों का विषय रही है और इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। प्राकृतिक विधि के प्रभाव के अधीन रोमन के जो लोग थे उन्होंने सिविल विधि को अपनाया। व्यापक और सार्वदेशिक प्रणाली में परिवर्तन भी लाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक विधि होती है उसके जो सिद्धांत होते हैं, प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। उनमें से पहला प्राचीन सिद्धांत, दूसरा मध्यकालीन सिद्धांत, तीसरा पुनर्जागरण के सिद्धांत, 4 आधुनिक सिद्धांत। आज मैं प्राचीन सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राचीन सिद्धांत में यूनान देश का वर्णन करूंगा, उसके बाद रोम का वर्णन करूंगा, फिर भारत का वर्णन करूंगा। आज मैं यूनान के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनान क्या था? राजनीतिक स्थितियों ने प्राकृतिक विधि की कल्पना को जन्म दिया। यूनानी विचारकों ने प्राकृतिक विधि की कल्पना को जन्म दिया और इसके आवश्यक लक्षणों को कथित किया। इस प्रकार से युक्तिपूर्ण बनाया कि इसमें जीव का एक आवश्यक तत्व पाया गया। यूनान के लघु नगर राज्यों ने राजनीतिक संस्थाओं की अस्थिरता और विधि और सरकार के बारंबार परिवर्तनों ने कुछ विधि शास्त्रियों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि विधि वालों के हितों की पूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए और काम साधने का एक विषय थी। तथापि उन्हीं स्थितियों ने कुछ अन्य विधि शास्त्रियों को एक भिन्न ढर्रे पर सोचने के लिए प्रेरित किया। बदलती हुई सरकारों, स्वेच्छाधारियों और अत्याचारों के विरुद्ध दार्शनिकों ने कुछ न बदलने योग्य और सार्वजनीन सिद्धांतों की बात सोचना प्रारंभ किया। इस विचार की एक बहुत ही प्रणालीबद्ध और तर्कसंगत अभिव्यक्ति हम सुकरात में पाते हैं। तो सुकरात के अनुसार एक तो मानवांतर दृष्टि, दूसरा विद्यात्मक विधि का पालन भी किया जाना चाहिए। मानवांतर दृष्टि, सुकरात ने कहा कि प्राकृतिक भौतिक विधि की भांति एक प्राकृतिक नैतिक विधि भी है। मनुष्य में अंतर्दृष्टि होती है और यह अंतर्दृष्टि उसको वस्तुओं की अच्छाई या बुराई को प्रकट करती है और यह उसको सर्वोपरि और शाश्वत नियमों का ज्ञान कराती है। मानव अंतर्दृष्टि विधि को आंकने का आधार है। इसी प्रकार से उन्होंने विद्यात्मक विधि का भी पालन किया जाना चाहिए पर जोर दिया। विद्यात्मक विधि अर्थात सुकरात ने यह नहीं कहा कि यदि विद्यात्मक विधि नैतिक विधि के अनुरूप नहीं है तो उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार विवेक की बल्कि यह प्रेरणा होती है, उनके अनुसार विवेक की बल्कि यह प्रेरणा होती है कि उनका पालन किया जाए और कदाचित इसलिए उसने कारागार से
भाग जाने की अपेक्षा विधि के पालन के लिए विष पीना अधिक पसंद किया। उसके शिष्य प्लेटो ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया, यद्यपि अरस्तु की कृतियों में इस सिद्धांत का एक यथोचित और तर्कसंगत सविस्तार विवेचन मिलता है। उसके बाद फिर आते हैं अरस्तु ने मानव को अर्थात मनुष्य को दो प्रकार से प्रकृति का अंग माना। मनुष्य दो प्रकार से प्रकृति का अंग है, इस पर विचार किया। क्या कहा उन्होंने? अरस्तु के अनुसार मनुष्य दो प्रकार के प्रकृति का अंग है। प्रथम वह ईश्वर की दृष्टि का एक अंग है और दूसरा उसमें सक्रिय युक्ति होती है, जिसमें वह अपनी इच्छा को रूप दे सकता है। अपनी युक्ति द्वारा मनुष्य न्याय के शाश्वत सिद्धांत का पता लगा सकता है। मनुष्य की युक्ति उसका आधार, अर्थात जो मनुष्य की युक्ति होती है वही उसका आधार होती है। इस बात पर भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए। मनुष्य की युक्ति प्रकृति का अंग होने के कारण युक्ति द्वारा पता लगाई गई विधि प्राकृतिक न्याय कहलाती है। अरस्तु ने प्राकृतिक न्याय की परिभाषा इस रूप में दी कि यह वह वस्तु है जो सर्वत्र एक ही बल रखती है और उन लोगों के यह या वह बात सोचने के अस्तित्व में नहीं होती। जहां तक विद्यात्मक विधि या विधिक न्याय से उसके संबंध की बात है, उसने कहा कि विधिक न्याय वह है जो अधिक निरपेक्ष होता है, परंतु उसके कथित हो जाने पर वह निरपेक्ष नहीं रहता। इस प्रकार विद्यात्मक विधि के विपरीत प्राकृतिक विधि की विषय वस्तु अपरिवर्तनीय होती है, अर्थात प्राकृतिक विधि की जो प्रकृति होती है वह अपरिवर्तनीय होती है। फिर पता चलता है कि युक्तिपूर्ण विधि का भी पालन किया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार विद्यात्मक विधि को अपने में प्राकृतिक विधि के नियमों को समाविष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। तथापि यदि यह प्राकृतिक विधि के मानक या सिद्धांतों से अलग या घटकर है तो भी उनका पालन किया जाना चाहिए। विधि का उल्लंघन करने के स्थान पर बल्कि उसका सुधार किया जाना चाहिए। अरस्तु ने प्राकृतिक विधि को स्थिर होने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान किया। यूनानी विधिक दर्शन में प्राकृतिक विधि की पूर्णतम व्याख्या अरस्तु द्वारा की गई। इसके सिद्धांत ने आधुनिक भारत में भी महान दार्शनिकों को प्रेरणा दी। कांट, हीगल, केल्सन और स्टेमलर इस चीज के ऋणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके सामने प्राकृतिक विधि पर अपने विचारों को व्यक्त किया और प्राकृतिक विधि निरपेक्ष न्याय के रूप में जानी गई। प्राकृतिक विधि ने बहुविध प्रयोजनों की भी पूर्ति की। प्राकृतिक विधि ने व्यवहारिक परिवर्तन किए और जो प्राकृतिक विधि होती है, प्राकृतिक विधि अपने सिद्धांतों के आधार पर अर्थात 4 भागों में बांट दी गई थी। आज मैंने प्राचीन विधि के अंतर्गत तथा जो पहला प्राचीन सिद्धांत है उसके अंतर्गत यूनान में सोक्रेटिस और अरस्तु पर अपने विचारों को व्यक्त किया, जिन्होंने प्राकृतिक विधि का समर्थन किया। इसके साथ ही मेरा वीडियो पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।